स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। आई एम योर फ्रेंड राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आप जानते हैं कि स्टडी IQ का एनसीईआरटी का साइंस सीरीज चल रहा है, जहां पे मैं आपके साथ मिलता हूं और एनसीईआरटी साइंस की डिस्कशन करता हूं। हमारा यहां पे एजेंडा है कि छठी, सातवीं और आठवीं कक्षा की एनसीईआरटी को कंप्लीटली स्टडी करें। 9th और 10th में थोड़ा सा सेलेक्टिव स्टडी करेंगे। 11th 12th में हम लोग केवल बायोलॉजी के ऊपर फोकस करेंगे। मैंने आपको एजेंडा पहले भी बताया हुआ है। आप जानते हैं कि छठी कक्षा की एनसीईआरटी की डिस्कशन कंप्लीट हो चुकी है। 7th स्टैंडर्ड की डिस्कशन मैं आपके साथ कर रहा हूं और 7th स्टैंडर्ड में हमारी चर्चा हो रही है चैप्टर बाय चैप्टर, और आज का हमारा डिस्कशन का मुद्दा है चैप्टर 9 यानी कि सॉइल। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मिट्टी के बारे में, सॉइल के बारे में जानेंगे, सॉइल होराइजंस के बारे में जानेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी। तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट एनी डिले। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना एक छोटा सा नोटिस है। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा फाउंडेशन बैच 4 जो है यूपीएससी 2024 के लिए सबसे आइडियल रहेगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे कॉम्प्रिहेंसिव और सबसे अफोर्डेबल प्रोग्राम है। यहां पे आपके लिए 10 महीने का शेड्यूल बना हुआ है। 10 महीने आपकी क्लासेस डिलीवर कर दी जाएंगी एट होम, लाइव क्लासेस चलेंगी, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन चलेगी। आपके साथ एक मेंटर रहेंगे, 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम है जहां पे एक मेंटर आपके साथ रहेंगे फ्रॉम डे 1। एकेडमिक डाउट्स हो, नॉन एकेडमिक डाउट्स हो, क्लियर करने के लिए। हमारे यहाँ पे ज्ञानवाणी सेशन चलती है जहां पे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के साथ आप डिस्कशन कर सकते हो, मोटिवेशन डेवलप कर सकते हो। हमारा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जहां पे इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होती है प्रीलिम्स और मेंस की। हर एक मॉड्यूल समाप्त होने के बाद एमसीक्यू सॉल्यूशन, हर एक मॉड्यूल समाप्त होने के बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है। एक होलसम प्रोग्राम है जिससे कि आप अपनी यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 की तैयारी कर सकते हो, प्रीलिम्स की भी, मेंस की भी, मैं तो कहूंगा इवन पर्सनालिटी टेस्ट की भी, और सबसे अफोर्डेबल है। इस प्राइस में आपको मिल जाएगा, लेकिन इस प्राइस के लिए आपको मेरा कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा, राहुल लाइव। ठीक है, तो आप भी एनरोल करें। डू लेट योर फ्रेंड्स ऑल्सो नो अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। जो भी तैयारी करना चाहते हैं वहां पे स्प्रेड कीजिएगा क्वालिटी एंड अफोर्डेबल एजुकेशन एट स्टडी IQ। चलिए चर्चा पे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज की हमारी डिस्कशन है सॉइल के ऊपर, मिट्टी के ऊपर। सॉइल, आप जानते हैं कि सॉइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है हम सभी के लिए, क्योंकि सॉइल कनेक्टेड है हमारी फूड सिक्योरिटी के साथ। फूड सिक्योरिटी के साथ क्यों? क्योंकि मिट्टी के बिना अनाज नहीं उगेगा, अनाज के बिना हमें खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा तो फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगी, राइट। इसीलिए हम लोग कहते हैं सॉइल यानी कि मिट्टी इट टीम्स विथ लाइफ, यानी कि उसके अंदर जिंदगी ही है, राइट। लेकिन हम लोग कई बार क्या कर देते हैं कि पोल्यूशन फैलाकर, पेस्टिसाइड्स को फैलाकर, केमिकल्स को फैलाकर इस मिट्टी की जान निकाल देते हैं, मिट्टी को इनफर्टाइल बनाते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है, पॉलीथीन बैग इस्तेमाल मत कीजिएगा, प्लास्टिक इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि पॉलीथीन और प्लास्टिक बैग सॉइल को बर्बाद करते हैं, सॉइल को इनफर्टाइल करते हैं। साथ ही साथ दूसरी चीजें जैसे कि केमिकल्स हो गए, वेस्ट मटेरियल्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, ये सारी चीजें भी हमारे धरती की यानी कि हमारे मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है उसको बर्बाद कर देते हैं। मिट्टी की फर्टिलिटी आपको कहां मिलती है? टॉप लेयर पे, ह्यूमस, जहां पे ऑर्गेनिक मैटर होता है। आप जानते हो कि मिट्टी में क्या होता है, मिट्टी में पानी की मात्रा भी होती है, ह्यूमस की मात्रा होती है, ऑर्गेनिक कंटेंट है, जिसकी वजह से हम लोग एग्रीकल्चर कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग हमारी जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को उगा सकते हैं। इसके अलावा मिट्टी में आपकी क्ले मिलेगा, सैंड मिलेगा, ग्रेवल मिलेगा, यानी कि छोटे मोटे आपको कंकर मिलेंगे, आपको रेत मिलेगी, राइट। यानी कि सैंड मतलब छोटे छोटे सैंड और स्टोनी पार्टिकल्स आपको मिलेंगे, क्ले मिलेगी, बहुत ही फाइन मिट्टी भी आपको मिलेगी। ये सारी चीजें आपको हमारी सॉइल में मिलती है, राइट। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि भैया सॉइल बनती कैसे, जो मिट्टी है मिट्टी बनती कैसे। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है, मिट्टी बनने से पहले जब मिट्टी नहीं थी तब आप इमेजिन क्या कर सकते हो कि अर्थ के ऊपर एक बड़ा सा रॉक बना हुआ है, एक रॉक है, यानी कि एक बड़ा सा पत्थर है जिसे हम लोग पेरेंट रॉक कहते हैं, राइट, पेरेंट रॉक कहते हैं। अब इस पेरेंट रॉक के ऊपर आपने देखा पहले तो धूप हो रही है, धूप लग रही है, यानी कि सनलाइट है इसके ऊपर से बारिश हो रही है, हवा चल रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे वेदरिंग होगी। वेदरिंग मतलब अपक्षय हो गया इसका, यानी कि ये पेरेंट रॉक धीरे धीरे ब्रेक होना शुरू हो जाएगा।
नेचुरल इरोजन की वजह से, वेदरिंग की वजह से सॉइल धीरे धीरे बनना शुरू हो जाती है। वाटर एक्ट करता है, विंड एक्ट करता है, टेम्परेचर चेंज एक्ट करता है, ग्रेविटी एक्ट करता है, केमिकल रिएक्शन होते हैं। इन सभी चीजों की वजह से जो पेरेंट रॉक होगा वो धीरे धीरे ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद अलग अलग लेयर्स आपकी सॉइल की बन रही है। इसके अलावा जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, वो यहाँ पे डिकम्पोज हो रहा है, जहां पे बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिकम्पोज करके बेसिक मटेरियल में उसको तोड़कर मिट्टी के ऊपर छोड़ रहे हैं, जो आपकी पेड़ों के लिए एक फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है, जो आपके पेड़ों को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से हमारी सॉइल बनती है। सॉइल बनने का बेसिक रीजन वेदरिंग यानी कि अपक्षय, ठीक है। सॉइल बनी। अब सवाल उठता है कि सॉइल की प्रोफाइल क्या होती है, यानी कि सॉइल क्या केवल एक ही लेयर है? नहीं, आप जानते हो कि सॉइल अलग अलग लेयर्स में होती है। सॉइल का प्रोफाइल होता है, ये आपने देखा होगा कहीं पे भी। अगर समझ लीजिए कोई गड्ढा खोद रहा है, कहीं पे जेसीबी का वर्क चल रहा है, या फिर आपकी खेतों में कुछ काम चल रहा है, तो आप जरूर देखना थोड़ा सा खोदने के बाद, स्पेशली जहां पे कोई कुआं खुद रहा है या फिर कोई भी वर्क चल रहा है, वहां पे ऑब्जर्व कीजिएगा। अभी आने वाले समय में रोजमर्रा की लाइफ में इन चीजों को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। तो ऑब्जर्व कीजिएगा कि क्या मिट्टी की अलग अलग लेयर्स हैं। मिट्टी की अलग अलग लेयर्स आपको अलग अलग कलर की दिखेगी, अलग अलग कलर की दिखेगी। वो अलग अलग कलर की क्यों है? क्योंकि उसकी कंपोजिशन कुछ और है, उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो कुछ और है। और हमारी मिट्टी का जो प्रोफाइल होता है उसमें, जैसे एनसीईआरटी में क्या बताते हैं, ABC, ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन और बेडरॉक। बेडरॉक मतलब पेरेंट रॉक, जो पहला वाला पेरेंट रॉक था वो तो नीचे में रहेगा ही रहेगा। इसी के टूटने की वजह से धीरे धीरे लेयर बन चुके हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक दो दिन की बात नहीं है, सदियों की बात है, एक दो दिन की बात नहीं, ठीक है। तो पेरेंट रॉक है, उसके ऊपर सी होराइजन, बी होराइजन, ए होराइजन। लेकिन इसके अलावा भी हमारे यहाँ पे दो और होराइजन होते हैं, ओ होराइजन और ई होराइजन। तो हम लोग ये इस पूरे कंप्लीट चीज को समझेंगे। ऑल दो एनसीईआरटी में केवल ABC की बात की है, बट आई विल एक्सप्लेन यू ऑल दी होराइजन, सारे के सारे होराइजन समझते हैं। सबसे ऊपर वाला टॉप लेयर ओ होराइजन, ओ फॉर ऑर्गेनिक, ठीक है। ओ होराइजन ऑर्गेनिक होराइजन समझ लीजिए। अब इसको हम लोग ओ होराइजन कहते हैं, क्यों? ये टॉप सॉइल का भाग है। टॉप सॉइल यानी कि सबसे ऊपर वाली जो मिट्टी होती है सबसे फर्टाइल भी होती है। क्यों? क्योंकि ओ होराइजन हम लोग जब कहते हैं वहां पे कम से कम 20% ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए। ये जो ऊपर वाली लेयर आपको दिख रही है डार्क कलर की, इसको हम लोग कहते हैं ओ होराइजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिट्टी तो है ही है, मिट्टी है, मिनरल्स है, इसके अलावा बहुत ज्यादा डेड ऑर्गेनिक मैटर है। डेड ऑर्गेनिक मैटर या तो कंप्लीटली डिकेड रहेगा, या तो कंप्लीटली डिकेड या डिकम्पोज रहेगा, या तो मॉडरेटली डिकम्पोज रहेगा, या फिर बहुत ही कम डिकम्पोज हुआ। यानी कि समझ लीजिए कोई पेड़ है, किसी पेड़ के पत्ते गिरे हुए हैं, पेड़ के पत्ते सूख चुके हैं, अभी तक सड़े नहीं है, या फिर कोई दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या फिर कोई दूसरा अर्थवर्म है, एटसेट्रा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत ज्यादा है। और उस ऑर्गेनिक मटेरियल को हम लोग कहते हैं ह्यूमस, HUMUS। और इस ह्यूमस की वजह से इस पर्टिकुलर ओ होराइजन का कलर होगा थोड़ा सा डार्क ब्राउन, टिपिकली ब्लैक या फिर डार्क ब्राउन कलर होता है शुरुआत। और इसकी वजह से, इस ह्यूमस की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा, अगर आपने खेतों में देखा होगा, जहां पे हम लोग कंपोस्टिंग की बात करते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग की बात करते हैं। कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग क्या है? ओ होराइजन का थिकनेस बढ़ाने के लिए, कि हम लोग कंपोस्टिंग कर रहे हैं, ऊपर वाली लेयर में हम लोग ऑर्गेनिक मटेरियल डाल रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखें। अब एक और चीज से कंफ्यूज नहीं हो, जो मैंने यहाँ पे ह्यूमस लिखा है, वैसे ही एक और हमस होता है। ये हमस खाने वाली चीज है, राइट। मिडिल ईस्टर्न रीजन में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेबनान में बनता है हमस, राइट। इजराइल, लेबनान एटसेट्रा में आपको हमस मिलता है। हमस खाने वाली चीज, ध्यान रखना है। ह्यूमस और हमस में कंफ्यूजन नहीं कराना है, ऑल राइट। राइट, पीता ब्रेड और हमस खाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट लेयर है ए होराइजन। द नेक्स्ट लेयर इज ए होराइजन। अब आपको ध्यान रखना है, ए होराइजन ये इसका भी कलर डार्क होता है। देखिए, ओ होराइजन डार्क कलर, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है। ए होराइजन भी मैं कहूंगा ब्राउन टू डार्क, ब्राउनिश टू डार्क कलर ही होता है, ब्राउन टू डार्क ही होता है, क्योंकि इसके अंदर भी आपको ऑर्गेनिक कंटेंट मिलेगा। और ओ और ए दोनों मिलकर हम लोग टॉप सॉइल कह सकते हैं। टॉप सॉइल, जो ऊपर वाली मिट्टी की लेयर है, मिट्टी की परत है, उसको कहते हैं टॉप सॉइल। अब ए होराइजन को हम लोग टॉप सॉइल तो कहते हैं, साथ ही साथ इसको हम लोग मिनरल होराइजन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी
पेड़ों को उगने के लिए जरूरी मिनरल्स होते हैं वो यहां पे आपको मिल जाएंगे, और ये काफी फर्टाइल लेयर होता है। इसका भी कलर मैंने आपको बताया डार्क कलर होता है। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है, ए होराइजन में दो तरह की चीजें हो रही हैं कंटिन्यूअसली। ए होराइजन में एडिशन भी हो रही है और ए होराइजन में लॉसेस भी हो रही है। अब सवाल उठता है, सर एडिशन क्या हो रही है? मैंने आपको बताया कि मिट्टी कैसे बन रही है, मिट्टी बन रही है अपक्षय से, यानी कि वेदरिंग से बन रही है। तो कंटिन्यू वेदरिंग का प्रोसेस तो चल ही रहा है ना, वेदरिंग का प्रोसेस चल ही रहा है, क्योंकि सनलाइट आ ही रही है, टेम्परेचर डिफरेंस हो ही रहा है, स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं, बारिश भी हो रही है, केमिकल वेदरिंग हो रही है, फिजिकल वेदरिंग हो रही है, जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली नया सॉइल एडिशन हो रहा है। तो एडिशन हो रहा है, लेकिन इस एडिशन के अलावा आपकी लॉसेस भी हो रही है। लॉसेस का मतलब है जो आपकी मिनरल है, जो भी फाइन मिट्टी है, वो धीरे धीरे ए होराइजन से नीचे जा रही है, ए होराइजन से नीचे जा रही है। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लीचिंग। लीचिंग मतलब, अगर आप जानते हो पानी सबसे इंपॉर्टेंट पोलर सॉल्वेंट है जो बहुत सी चीजों को डिसॉल्व कर लेगा। तो पानी के अंदर बहुत सी चीजें डिसॉल्व हो जाएंगी और धीरे धीरे सॉइल के साथ नीचे लेकर जाएंगी, यानी कि ए होराइजन से बी होराइजन तक चीजें पहुंच जाएंगी। ठीक है, तो ए होराइजन में एडिशन भी हो रही है, लीचिंग भी हो रही है। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि ए होराइजन भी पैक हो जाता है। कई बार अगर फ्लडिंग हुई या फिर अगर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो कई बार हमें ये टॉप सॉइल ना बंद हो जाती है, धंस जाती है, दिखती नहीं है। ठीक है, कभी कभार ये भी होता है। इसके अलावा ए होराइजन से जस्ट थोड़ा सा नीचे आपको मिलता है ई होराइजन। तो ये आपको जो बी दिख रहा है, बी और ए के बीच आपको मिलेगा ई होराइजन या फिर ई लेयर। अब ई लेयर स्टैंड्स फॉर एलुविएशन। एलुविएशन मतलब ई लेयर में कंटिन्यूअस लॉसेस ही हो रही है, कंटिन्यूअस लॉसेस हो रही है। मैंने आपको बताया ए लेयर में एडिशन भी हो रही है, लॉस भी हो रही है, लेकिन ई लेयर में क्योंकि पानी अंदर जा रहा है, पानी मिनरल्स को, दूसरी छोटी मोटी मिट्टी के पार्टिकल्स को कंप्लीटली नीचे लेकर जा रहा है। तो ई लेयर से कंटिन्यूअसली चीजें नीचे मूव होती हुई जा रही है। ठीक है, ई लेयर स्टैंड फॉर एलुविएशन, यानी कि आपकी मिनरल्स हो गई, छोटी मोटी जो भी आपकी ऑर्गेनिक मैटर भी बची हुई है, ये लीच होकर आपको पहुंच जाएगी बी लेयर में या फिर बी होराइजन। और जनरली आपको ई लेयर कुछ कुछ जगह पे मिलती नहीं। जैसे आपने कहीं देखा होगा, सर हाल ही में मैंने एक जगह पे गड्ढा खोदा हुआ, तो मैंने देखा कि एक डार्क लेयर थी, उसके नीचे एक लाइट लेयर थी, उसके नीचे फिर से मुझे डायरेक्टली एक डार्क लेयर मिली। तो अब मैंने ई लेयर देखा ही नहीं, क्योंकि ई में एक्सटेंसिव लीचिंग होती है। ई सबसे लाइटेस्ट लेयर होती है, सबसे लाइटेस्ट लेयर। आप कलर यहां पे देख सकते हो, ई लेयर का सबसे लाइट कलर होता है, क्योंकि यहां से बहुत सारी चीजें लॉस होती है। तो ई लेयर आपको ज्यादातर दिखाई देती है फॉरेस्ट लैंड में, जहां पे पानी बहुत ज्यादा गिरता है, या फिर इरिगेटेड लैंड में। स्पेशली एग्रीकल्चर लैंड को जब आप खोद के देखोगे तो आपको ई लेयर जरूर मिलेगा। क्यों? पानी आप कंटिन्यूअसली इरिगेटेड रखते हो, पानी देते हो, तो पानी के साथ नीचे चीजें लीच हो जाती है। तो ई जोन इज कॉल्ड लीचिंग जोन, और ई जोन में सबसे डोमिनेंट प्रोसेस है लूजिंग, लॉसेस। ठीक है, अब ई जोन या फिर ई होराइजन के नीचे आपको मिलेगा बी होराइजन, थोड़ा सा लाइट लेयर, थोड़ा सा डार्क लेयर, यानी कि ए इज द डार्केस्ट, एक्चुअली ओ इज द डार्केस्ट, उससे लिखे ए डार्क है, उसके बाद लाइट लेयर, उसके बाद थोड़ा सा डार्क लेयर मिल जाएगा बी। अब ये जो बी होराइजन है, बी होराइजन में इल्यूविएशन होता है, और बी होराइजन में इट इज अ जोन ऑफ मोर एंड मोर एडिशन। अब एडिशन हो कहां से रही है? यहां से लीच होकर बी लेयर में पहुंच रहा है, ई लेयर से लीच होकर बी लेयर में चीजें पहुंच रही है, मोस्टली मिनरल्स। अब यहां पे आपकी जो भी सॉल्युबल सॉल्ट्स होंगी, बहुत ही फाइन जो मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे क्ले हम लोग कहते हैं, क्ले, मिट्टी के पार्टिकल क्ले होते हैं, वो भी यहां पे पहुंच जाते हैं। और बी होराइजन में कई बार केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी होते हैं। तो डोमिनेंट प्रोसेस यहां पे क्या है? मोस्टली एक्यूमुलेशन और एडिशन और छोटी मोटी केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि यहां पे अलग अलग सॉल्ट्स, अलग अलग केमिकल्स, क्लेस यहां पे कंटिन्यूअसली ऐड होती हुई जाती है। ठीक है, और कई बार क्या होता है, जहां पे बहुत ज्यादा सॉइल इरोजन होती है, सॉइल की बर्बादी होती है, वहां पे कई बार आपने देखा होगा, स्पेशली स्लोपिंग लैंड्स पे बी होराइजन हम लोग सरफेस पे भी देख सकते हैं कई बार, समटाइम्स। ठीक है, अब बी होराइजन के बाद आ जाता है सी लेयर, सी होराइजन। अब सी होराइजन क्या है?
थोड़ा सा जो पार्शियली ऑल्टर्ड, यानी कि ये जो पेरेंट रॉक है, ये पेरेंट रॉक है, ये है आपका पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक के जस्ट ऊपर जहां पे थोड़ी बहुत वेदरिंग जो हुई है उसको हम लोग कहते हैं सी होराइजन। अब इस सी होराइजन में आपको मोस्टली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ आयन वाले रिएक्शंस मिलते हैं, थोड़ा बहुत केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे मोस्टली वेदरिंग होता रहता है, और यहाँ पे बहुत ही मिनिमल एडिशन और मिनिमल लॉसेस मिलेंगे आपको सी लेयर। ठीक है, सी जोन। सी जोन और मैं कहूंगा आपका जो पेरेंट मटेरियल होगा, सी जोन और पेरेंट मटेरियल होगा, उसको हम लोग आर लेयर या फिर आर होराइजन कहते हैं, सबसे आखिरी वाला, जिसको हम लोग बेडरॉक कहते हैं, बेडरॉक। अब ये तो वो पत्थर है जो जिसका अपक्षय हुआ ही नहीं, यानी कि जैसा का तैसा पत्थर है। और ये पत्थर हमारे लिए बहुत जरूरी बनता है जब भी हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपको घर बनाना है तो आपको फाउंडेशन बिल्ड करनी होती है, जिसको हम लोग पाया डालना कहते हैं ना, पाया, मराठी वाला टर्म है पाया। तो हम लोग कहते हैं कि भैया फाउंडेशन बनानी है, तो फाउंडेशन बनाने के लिए आप गड्ढे खोदते हो। तो जब गड्ढे खोदते हो तो आपको जो पेरेंट रॉक मिलेगा, जो पेरेंट बेडरॉक मिलेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की या फिर कितने डेप्थ की फाउंडेशन डालनी है। कई बार अगर नीचे आपको डायरेक्टली ग्रेनाइट या फिर बसाल्ट मिलेगा तो बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है, काफी अच्छी आपकी फाउंडेशन बन जाएगी। लेकिन अगर नीचे आपको लाइमस्टोन, सैंडस्टोन मिलेगा, थोड़ी दिक्कत हो जाती है। इसके लिए क्या करते हैं, फिर वो जो बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं ना, बड़े बड़े बोल्डर का एक लेयर डालकर फिर उसके नीचे आप फाउंडेशन बिल्ड, फिर उसके ऊपर सीमेंट वगैरह डाल के फाउंडेशन बिल्ड करना शुरू करते हैं, है ना, ये आपने देखा होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको सॉइल का प्रोफाइल क्लियर हो चुका है। ओ लेयर जहां पे बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल है, ए लेयर मिनरल्स और ऑर्गेनिक मटेरियल है, और ये दोनों मिलकर हम लोग टॉप सॉइल कहते हैं, विच इज वेरी वेरी फर्टाइल। जो हमारी पेड़ की जड़ें होती हैं वो आपको यहीं मिलेंगी, क्योंकि यहां से सारी की सारी मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स खींच सकते हैं। उसके नीचे मिलेगा ई जोन लीचिंग जोन, बी जोन एक्यूमुलेशन जोन, सी जोन जहां पे बहुत ही कम चीजें हो रही हैं, मिनिमल एडिशन, मिनिमल लॉसेस, और एंड में तो बेडरॉक ही है, जिसको आर लेयर या फिर आर होराइजन, आर जोन हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा सॉइल के प्रकार क्या होते हैं, ऑल्दो हमारी एडवांस क्लासेस में हम लोग और भी अलग अलग सॉइल के प्रकार देखेंगे, ज्योग्राफी में आप डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स देखते हो, लेकिन यहां पे सॉइल के प्रकार हमें जब स्टडी करना होता है तो हम लोग 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखते हैं। पहला कॉन्स्टिट्यूएंट है सैंड तो आपको पता है, रेत, आपने देखा ही होगा। अब रेत के जो पत्थर होते हैं थोड़ा सा मैक्रो पत्थर होते हैं, यानी कि इसका साइज, पार्टिकल साइज बड़ा होता है। इस पे आपको मिलेगा सिल्ट, राइट। सिल्ट आपने देखा होगा नदी वगैरह में, जो थोड़ी सी कोर्स मिट्टी लेकर आते हैं। ये सैंड के उतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन ये उतना फाइन भी नहीं है, यानी कि पूरा चिकनी मिट्टी भी नहीं है। ये इसके जो पार्टिकल्स होंगे ये भी थोड़ा सा मॉडरेटली बड़े होंगे। जैसे सैंड बड़ा होगा, थोड़ा सा मैक्रो पार्टिकल्स, सिल्ट भी आपको मैक्रो पार्टिकल्स मिलेंगे, लेकिन क्ले एकदम आपको छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स मिलेंगे। माइक्रो पार्टिकल, जैसे आपने वो नडाल वाला देखा होगा ना, फ्रेंच ओपन चलता है, क्ले कोर्ट पे चलता है, तो मिट्टी उड़ती है एकदम लाल मिट्टी, क्ले कोर्ट, बहुत ज्यादा क्ले उसमें होता है, क्ले कोर्ट आपने देखा होगा। ठीक है, तो सॉइल इन तीनों का मिश्रण होता है, सैंड, सिल्ट और क्ले, इन तीनों का मिश्रण होता है। और सॉइल के प्रकार कैसे होते हैं, कितनी सैंड है, कितनी सिल्ट है और कितना क्ले है, इस हिसाब के ऊपर, इनके प्रोपोर्शन के ऊपर हम लोग अलग अलग सॉइल्स, अलग अलग मिट्टियों को हम लोग क्लासिफाई करते हैं। जैसे जहां पे भी सैंड बहुत ज्यादा है उसको हम लोग सैंडी कहेंगे। अगर तीनों की मात्रा इक्वल हो, क्ले हो गया, सैंड हो गया और आपकी सिल्ट हो गई, तो हम लोग उसको लोम कहते हैं, लोम, LOAM, लोमी सॉइल। ठीक है, तो हम लोग 4 प्रकार में सॉइल क्लासिफिकेशन करते हैं ब्रॉडली। पहला है सैंडी सॉइल। अब सैंडी सॉइल मतलब जिसमें सैंड की मात्रा, यानी कि रेत की मात्रा बहुत ज्यादा है, ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स। अब बिग पार्टिकल्स आपको मोस्टली सैंड के मिलते हैं। सिल्टी सैंड, नॉट सॉइल, सिल्टी सैंड नहीं, सिल्टी सॉइल होना चाहिए, सिल्टी सॉइल। अब सिल्टी सॉइल है, यहां पे आपको फाइन पार्टिकल्स रिलेटिवली ज्यादा है, यानी कि सिल्ट आपकी ज्यादा है, क्ले आपकी ज्यादा है, सैंड कम है, इसको कहते हैं सिल्टी सॉइल। इसके अलावा क्लेई सॉइल, ये तो आपने देखा होगा, एकदम काली मिट्टी या फिर जो लाल मिट्टी, एकदम चिकनी लाल मिट्टी होती है, जिससे हम लोग मटके वगैरह बनाते हैं, क्लेई सॉइल है ना,
क्लेई सॉइल, इसके अंदर फाइन पार्टिकल्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए मटके वगैरह बनाने के लिए क्लेई सॉइल आपको चाहिए, है ना। जो जो मिट्टी के मटके बनते हैं, आपने देखा होगा लाल मिट्टी के बनते हैं या फिर कई बार काली मिट्टी के भी बन जाते हैं, जहां पे सिल्ट और क्ले का मिक्सचर जब बन जाते हैं तो थोड़े से काले आपको मटके मिलेंगे, एकदम लाल क्ले के लाल मटके आपको मिल जाएंगे। तो क्ले ही होगा तो आपको वर्क करना आसान होगा, उसके बाद आप सुखाओगे और उसके बाद आप उसको फर्नेस में फायर कर दोगे तो एकदम बढ़िया वाला मटका बन जाएगा। इसके अलावा लोमी सॉइल, अब लोम मतलब क्या होता है, जहां पे तीनों है, सैंड भी है, सिल्ट भी है और आपकी क्ले भी है, तीनों ऑलमोस्ट इक्वल मात्रा में मिलेंगे, उसको कहते हैं लोमी सॉइल। ठीक है, क्लियर। 4 तरह की मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, इसके अलावा अलग अलग सॉइल्स की क्लासिफिकेशन हम लोग अगले क्लासेस में देखेंगे। अब इन सॉइल्स की प्रॉपर्टी हम लोग क्या स्टडी करते हैं, किसी भी सॉइल, किसी भी मिट्टी को जब देखें एग्रीकल्चर के लिए, मुझे अगर समझ लीजिए मुझे समझ लो कॉटन उगाना है, राइट, मुझे कॉटन की खेती करनी है, तो मुझे समझना है कि किस तरह की जमीन चाहिए। कॉटन के लिए मुझे ब्लैक कॉटन सॉइल हम लोग सुना होगा, तो ब्लैक कॉटन सॉइल मतलब जहां पे आपको सिल्ट और क्ले थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, सिल्टी सॉइल होनी चाहिए, सिल्ट ज्यादा होना चाहिए, क्ले ज्यादा होना चाहिए, सैंड कम होना चाहिए, तो वहां पे मैं कॉटन इस्तेमाल कर सकता हूं। तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, तो कैसे हम लोग स्टडी करते हैं। पहला प्रॉपर्टी होता है परकोलेशन। परकोलेशन का मतलब क्या है, परकोलेशन, अब किसी भी चीज में परकोलेट होना मतलब क्या होता है कि पानी आपने उसमें डाला है, पानी फुल होकर नीचे टपकने लगा है, परकोलेशन मतलब पानी उसके अंदर से निकल के टपकने लगा है, परकोलेशन टेस्ट। तो किसी भी सॉइल में परकोलेशन या फिर रेट ऑफ परकोलेशन को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, यहां पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। एक छोटा सा पाइप लिया है, एक छोटा सा ओपन पाइप लिया है, इतनी सी मिट्टी है, इतनी सी मिट्टी का टेस्ट हो रहा है, इसके अंदर क्या करेंगे, ऊपर से हम लोग पानी डालेंगे। ठीक है, पानी डाल रहे हैं, तो आपने देखा कि पानी आपको पहले दिखेगा, उस पाइप में आपको पानी दिख रहा है, लेकिन धीरे 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 से पानी चला गया, केवल गीली मिट्टी आपको मिलेगी। तो परकोलेशन रेट वही है। परकोलेशन रेट का मतलब है कितना पानी आपने डाला है और कितने समय में वो परकोलेट हो चुका है। परकोलेशन रेट मतलब द अमाउंट ऑफ वाटर परकोलेटेड इन व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम। जैसे इस बोतल में समझ लीजिए 200 ml पानी आप ले लीजिए, 200 ml पानी, एक 200 ml का पानी का बोतल ले लीजिए और इस पाइप में डाल दीजिएगा। तो 200 ml पानी आपने डाला, इसको पूरा का पूरा परकोलेट होकर नीचे टपक के नीचे जाने में कितना देर लगेगा, उसको कहते हैं परकोलेशन रेट। अब थोड़ा सा अगर हम लोग सोचेंगे तो मैंने आपको 3 चीजें बताई। मैंने आपको बताया सैंड, मैंने आपको बताया सिल्ट, मैंने आपको बताया क्ले। ठीक है, अब इन तीनों में अगर मैं परकोलेशन रेट की बात करूं, सैंड की परकोलेशन रेट क्या होगी, सिल्ट की परकोलेशन की रेट क्या होगी, क्ले की परकोलेशन रेट क्या होगी। मैं कहूंगा सैंड की परकोलेशन रेट सबसे फास्ट परकोलेट होगा, उसकी परकोलेशन रेट काफी ज्यादा होगी, यानी कि थोड़ा सा पानी आप डाल दो जल्दी से निकल जाएगा, तो इसके अंदर से परकोलेशन काफी तेज हो जाएगा, पानी टपकना तेजी से शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े पार्टिकल है, पानी आप डाल दो नीचे से निकल जाएगा, परकोलेट हो जाएगा। अगर सिल्ट है थोड़ा सा ज्यादा समय लेगा। अगर वही क्ले है, क्ले एकदम फाइन होता है, क्ले एकदम फाइन होता है, क्ले में अगर आप पानी डाल दो तो पूरा जम जाएगा, नीचे अगर जम गया तो ऊपर पानी की परत बन जाएगी, धीरे 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 पानी परकोलेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, सैंड में परकोलेशन तेज होती है, परकोलेशन रेट ज्यादा है, सिल्ट में उससे थोड़ा सा कम है, क्ले में सबसे कम है, यानी कि क्ले से पानी धीरे धीरे परकोलेट होता है। तो जहां पे भी मुझे समझ लीजिए एकदम गीला चाहिए, समझ लो चावल उगाना है, एकदम गीला चाहिए, मुझे पानी की मात्रा बहुत ज्यादा चाहिए, तो मैं चाहूंगा उसमें क्ले और सिल्ट ज्यादा हो, है ना, है ना, बेसिक आइडिया, राइट। इसके अलावा मॉइस्चर, अब सॉइल ने मॉइस्चर कितना पकड़ा है, सॉइल मिट्टी, आपने मिट्टी में लिया, मिट्टी में पानी की मात्रा कितनी, ये आप जानते हैं, हम लोगों ने बात की थी, मिट्टी में भी मॉइस्चर होता है, मिट्टी में भी एरेशन होता है, तो मिट्टी में मॉइस्चर कितना है, इसको ढूंढना तो काफी इजी है, इसको ढूंढना तो काफी इजी। क्या करना है, सिंपल है, एक काम करो, एक इस तरह का टेस्ट ट्यूब लो और से 10 ग्राम मिट्टी ले लो, 10 ग्राम मिट्टी ले लो। अब आपने देखा कि 10 ग्राम मिट्टी जब ली, इस मिट्टी के अंदर ऑफकोर्स मॉइस्चर भी है ना, तो इसको सीधे सीधे गर्म कर दो। अब मॉइस्चर तो उड़ जाएगा, मिट्टी को कुछ नहीं होगा, गर्म करने में मॉइस्चर निकल जाएगा,
फिर बाद में देख लेना कितना बचा, तो आपको पता चलेगा कितना मॉइस्चर था उसके अंदर, है ना। तो मॉइस्चर कितना होगा सॉइल में, ये भी बहुत जरूरी होता है, स्पेशली रूट्स के लिए कितना पानी अवेलेबल है, किस तरह के क्रॉप हम लोग लगाएंगे, इसका डिसीजन सॉइल बेस्ड मॉइस्चर के ऊपर भी होता है। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन रेट, यानी कि पानी कितना एब्जॉर्ब करेगा। देखिए, परकोलेट करना मतलब एब्जॉर्प्शन करने के बाद नीचे टपकने की बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, एब्जॉर्प्शन मतलब पानी कितना वो होल्ड कर रहा है, पानी कितना एब्जॉर्ब कर रहा है। अब इसको ढूंढने के लिए आप क्या करोगे, इसको ढूंढने के लिए एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करना है, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करना है कि भैया मिट्टी लो, इस तरह का फिल्टर पेपर लो और इसके अंदर मिट्टी डालो। से आप कितनी मिट्टी डाल रहे हो, से 50 ग्राम मिट्टी डाल दो, 50 ग्राम मिट्टी डाल दो, है ना। और आप एक तरफ पानी ले लो, समझ लो आप एक तरफ पानी ले लो 100 ml, है ना, 100 ml पानी ले लो। अब इस 100 ml पानी में से धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें डाल देना। आपको देखना है कि पानी नीचे टपकना नहीं है, क्योंकि एक बार टपकना शुरू हुआ इसका मतलब क्या हुआ, दी वाटर हैज स्टार्टेड परकोलेटिंग। परकोलेट नहीं होने देना है, ठीक है, या फिर पहला दूसरा ड्रॉप परकोलेट हुआ तभी रोक देना है, आपको समझ में आ जाएगा कि भैया मिट्टी ने कितना पानी पकड़ रखा है। तो इसके अंदर आप मिट्टी डाल दो और इसके ऊपर से धीरे धीरे से सब जगह पे यूनिफॉर्मली पूरी मिट्टी को भिगाना है, कि धीरे 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 आप उस मिट्टी में पानी डालते जाओ। तो मिट्टी पानी पिएगा, एक ड्रॉप पी लिया, 2 ड्रॉप पी लिया, कंटिन्यूसली पानी पिएगा, लेकिन एक समय के बाद धीरे से पानी छोड़ देगा, परकोलेट हो जाएगा। उस समय में आपको पता चल जाएगा कि भैया कितना इसने पानी पिया है। मेरे पास 100 ml पानी था, इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया, यहाँ पे कितना बचा देख लीजिएगा, इनिशियल अमाउंट कितना था, फाइनल अमाउंट क्या है, और आपके पास 50 ग्राम मिट्टी है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का रेट आप निकाल सकते हो, काफी सिंपल है। एब्जॉर्प्शन रेट आपको निकालना है तो इनिशियल पानी कितना था, फाइनल पानी कितना है, 50 ग्राम मिट्टी लिया है, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, परसेंटेज एब्जॉर्प्शन भी आपको मिल जाएगा, बेसिक आइडिया। अब ये एब्जॉर्प्शन बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। फिर से सॉइल को सेलेक्ट करना है, किस क्रॉप के लिए क्या सॉइल सेलेक्ट करनी है इसके लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, परकोलेशन, मॉइस्चर एंड एब्जॉर्प्शन, 3 प्रॉपर्टी सॉइल की देखी। अब इन बेसिस के ऊपर हम लोग सिलेक्शन करते हैं कि कौन सी सॉइल किस क्रॉप के लिए अच्छी होती है। वेजिटेशन हमारे लिए बहुत जरूरी, क्योंकि मैंने डिस्कशन की शुरुआत ही की थी ह्यूमंस के दृष्टिकोण से, क्योंकि ह्यूमंस बड़े खतरनाक होते हैं, हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है ना। तो किस तरह की सॉइल हमें चाहिए, जैसे क्ले सॉइल, यानी कि क्लेई और लोमी, जहां पे तीनों मात्रा होनी चाहिए, सैंड, सिल्ट और क्ले की। क्लेई और लोमी सॉइल सुटेबल होती है हमें सीरियल्स उगाने के लिए, जैसे कि गेहूं और जो हमारे ग्राम्स होते हैं, गेहूं और जो ग्राम्स होते हैं यानी कि दालें होती हैं, उन्हें उगाने के लिए क्लेई लोमी सॉइल, जैसे आपकी चना दाल, राइट, बंगाल ग्राम एटसेट्रा, ये उगाने के लिए क्लेई लोमी सॉइल चाहिए। अगर चावल है यानी कि पैडी उगाना है, तो पैडी में मुझे मोस्टली क्लेई सॉइल चाहिए जहां पे ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा है। अब ये क्यों है, मैंने आपको बताया था, क्ले क्या करेगा, वाटर को होल्ड करेगा, और आप जानते हो राइस के लिए पानी बहुत जरूरी है, गेहूं के लिए भी पानी बहुत जरूरी है। अब जिन क्रॉप्स के लिए थोड़ी सी कम पानी की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हमारी दालें होती है, लेंटिल होती है, मसूर हो गया या फिर दूसरी पल्सेस हो गई, अरहर की दाल एटसेट्रा, ये आपने देखा होगा अरहर की दाल वगैरह कहाँ उगती है, पल्सेस वगैरह मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन जगह पे, जहां पे आपको मोस्टली लोमी सॉइल मिलेगी, बहुत ज्यादा ब्लैक सॉइल नहीं मिलेगी, बहुत ज्यादा क्ले नहीं है, लोमी है, तीनों का मिश्रण है, तो पानी आसानी से ड्रेन हो जाता है, ठीक है। वही आपने देखा होगा कॉटन के लिए, कॉटन के लिए आपने देखा होगा BCS, ब्लैक कॉटन सॉइल, कहां पे मिलता है, अगेन गुजरात, महाराष्ट्र एटसेट्रा। ब्लैक कॉटन सॉइल इज लोमी सॉइल, जहां पे आपको एक तो प्लेंटी ऑफ हवा भी होल्ड करेगा और प्लेंटी ऑफ वाटर भी होल्ड करेगा, इसीलिए क्ले की मात्रा भी होनी चाहिए, सिल्ट की मात्रा भी होनी चाहिए। कॉटन के लिए क्या होता है, ऐसा नहीं है कि भैया पूरा क्ले होना चाहिए कि पूरा का पूरा पानी पकड़ लो, नहीं। जब गर्मी होगी तो इस पर्टिकुलर जमीन में इतनी बड़ी बड़ी दरारें होंगी, ये जो ब्लैक कॉटन सॉइल है फिर लोमी सॉइल होती है, उसके अंदर इतनी बड़ी बड़ी दरारें हो जाती है जब गर्मी होती है, लेकिन जैसे ही बारिश हो जाएगी तो पानी भी रिटेन कर लेगा, क्योंकि जिस दिन बारिश होती है उसके अगले दिन अगर आप गलती से खेत के अंदर एंटर करोगे, आपका पैर घुटनों तक अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये दैट इज द इंपॉर्टेंस कि हवा भी उतनी ज्यादा
पानी भी उतनी ज़्यादा ये पास करने देगी। ठीक है, तो ये डिस्कशन सॉइल के बारे में। और अभी तक आपने एस्टेब्लिश कर लिया होगा कि सॉइल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सॉइल एक बहुत ही ज़रूरी नेचुरल रिसोर्स है हम सभी के लिए, इसीलिए सॉइल इरोजन ना हो इसके हमें प्रोविजंस करने चाहिए। सॉइल इरोजन का मतलब है जो हमारी सॉइल की ऊपर वाली जो लेयर होती है, ओ होराइजन और ए होराइजन जो है, उसको बरकरार रखने की हमें कोशिश करनी चाहिए। उसकी फर्टिलिटी मेंटेन करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। और उसके लिए सबसे बेस्ट चीज होती है कि सॉइल का ऊपर का लेयर ना उड़ के जाए, पानी की वजह से ना चला जाए। इसके लिए सबसे बेस्ट होगा आप वेजिटेशन लगाएं, फॉरेस्टेशन करें, क्योंकि जितना ज्यादा डिफॉरेस्टेशन करोगे उतना ही ज्यादा सॉइल इरोजन होगा, उतना ही ज्यादा आपकी सॉइल डिग्रेड होगी, उतना ही ज्यादा सॉइल फर्टिलिटी लॉस होगी। राइट, तो ध्यान रखना है आप सभी को। ठीक है, ट्राई टू एंश्योर दैट सॉइल इज फर्टाइल। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्कशन मिट्टी के बारे में। तो अगले सेशन में फिर से कंटिन्यू करेंगे बाय टेकिंग अप द नेक्स्ट चैप्टर। बट जाने से पहले आपको ध्यान रखना है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर आपको कोई मैसेज है, कोई फीडबैक है, कंप्लेंट है, एनीथिंग, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन दिस पर्टिकुलर ID @Rahul SAI222। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।